हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार सीजीएल प्रीलिम्स का जो 24 दिसंबर को पेपर हुआ था 2022 में, उसके कंप्लीट सलूशन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्तनधारियों में सेक्स क्रोमैटिन या बैर बॉडी होते हैं, उसका उदाहरण है। तो उसका उदाहरण है वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन का। मादा स्तनधारियों में दो गुणसूत्र होते हैं, एक सेक्स आपको पता ही होगा, जिनमें से एक निष्क्रिय हो जाता है। इसी निष्क्रिय एक्स गुणसूत्र को बैर बॉडी कहा जाता है। यह वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि यह कोशिका की आवश्यकता के अनुसार अपना स्वरूप बदल सकता है। नेक्स्ट है, उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। इसका आंसर होगा पीसी महालनोबिस मॉडल। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 61 तक चली थी। ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारी उद्योगों का विकास और तेजी से औद्योगिकरण करना था। जबकि पहली योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर थी। ये 1951 से 1956 तक चली थी। और इसका ये किस पर आधारित थी? तो ये कृषि पर आधारित थी और ये भारी उद्योग पर। नेक्स्ट है, दो रेलगाड़ियों ए व बी से शुरू होती हैं तथा क्रमशः बी तथा ए की तरफ जा रही हैं। देखिए, एक ए पर है यहाँ और एक बी है। यहाँ से एक रेलगाड़ी शुरू होकर जा रही है बी की तरफ और बी से एक रेलगाड़ी शुरू होकर जा रही है ए की तरफ। उनकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये वाला है 80 किलोमीटर पर आवर और ये है 95 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। जब दोनों मिलती हैं तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 165 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय की है। मान लेते हैं ये तेज़ चल रही है तो ये यहाँ पे आ जाएगी और ये यहाँ पे आके आपस में मिल गई। तो कह रहा है कि बी ने ये जो डिस्टेंस शुरू किया है, तय किया है, और ये जो तय किया है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 165 किलोमीटर। जाहिर सी बात है कि बी से निकलने वाली ट्रेन 95 किलोमीटर से चल रही है, तो ये तेज़ जाएगी और ये स्लो जाएगी। अब कह रहा है कि ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें मान लीजिए यदि ये x है और ये y है तो x प्लस वाई हमें बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, मान लेते हैं t समय के बाद रेलगाड़ी क्या होता है, आपस में मिलती है। यहाँ पे इस पॉइंट P पे मिलती हैं। तो जो पहली गाड़ी होगी ए से निकलने वाली, मान लेते हैं ये ए ट्रेन है, ए से निकलने वाली कितना दूरी तय करेगी? 4 गुने समय यानी कि 80 t तय करेगी। उसी तरह दूसरी रेलगाड़ी ये कितना दूरी तय करेगी? ये तय करेगी 95 गुने टी यानी कि 95 टी। तो दूरी का अंतर क्या दिया है? 165 किलोमीटर। यानी जाहिर सी बात है कि ये वाला इससे ज़्यादा होगा। तो 95 टी माइनस 80 टी बराबर हमें दिया है कितना? 165 किलोमीटर। यहाँ से 15 टी बराबर 165, तो टी बराबर हमें क्या मिलेगा? 11 घंटे हमें मिल गया। यानी 11 घंटे समय लगा है बी से निकलने वाली ट्रेन को पी में और ए से निकलने वाली ट्रेन को पी में पहुंचने पे। यानी 11 घंटे बाद वो मिली है। अब कह रहा है ए व बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो दोनों की सापेक्ष गति गुणे समय कर देंगे। या फिर हम इसमें 11 से गुणा करके इसकी दूरी निकाल लें और इसमें 11 से गुणा करके इसकी दूरी निकाल लें और दोनों को जोड़ देंगे, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, कुल दूरी बराबर क्या होगा? कुल दूरी बराबर होगा 80 प्लस 95 सापेक्षिक दूरी, दोनों की सापेक्षिक गति गुने समय, यानी 175 गुने 11 बराबर हो जाएगा 1925 किलोमीटर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं समदाब रेखाएं। मानचित्र पर समान वायुमंडलीय दबाव वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम समदाब रेखा कहते हैं। समवर्षा रेखा उसे कहते हैं समान वर्षा वाले जगहों को मिलाने वाली रेखा को। समलवण, जैसे ये समुद्र पर जनरली होता है, तो समुद्र के कुछ ऐसे हिस्से जहाँ पर लवणता हर जगह सेम है। मान लीजिए ये अगर समुद्र है हमारा, यहाँ पे लवणता है ppm, मान लेते 2 ppm है या ppb है, और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो ये हम ऐसे इसको मिला लेंगे, तो ये जो लाइन बना है इसे बोलेंगे समलवण रेखा। उसी तरीके से समताप किससे संबंधित है? ये
तापमान से संबंधित हैं। याद रखने के लिए समझ सकते हैं। ये है लवण यानी कि खारेपन से संबंधित है, खारेपन से संबंधित है। ये वर्षा से संबंधित है और ये दबाव या दाब से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। एप्पल का दिया है 25, तो बनाना का क्या हुआ। देखिए एप्पल में कितने अल्फ़ाबेट हैं, तो एप्पल में है 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिया तो हमें क्या मिला है 25। बनाना में कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए 36। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 5 का डी। नेक्स्ट है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग है तथा वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत दर के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। देखिए यहाँ पे ये दिया है 1/9 भाग, तो मान लेते हैं हमारा जो मूलधन है वो 9 है और हमारा ब्याज कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया, इसको सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया 1। 1/9 का मतलब 9 मूलधन हो गया, उस पर 1 रुपये ब्याज हो गया। शर्त के अनुसार दर बराबर क्या दिया है हमें, दर यदि आर है ये समय के बराबर दिया है, वर्षों की संख्या वार्षिक प्रतिशत दर के बराबर है, तो ये हमें मिल गया। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P गुने R गुने T/100। SI हमें कितना दिया है 1 दिया है, तो 1 यहाँ पर रख देते हैं। P हमें 9 है, R निकालना है और T के जगह पर हम क्या रखते हैं R रख देते हैं बटे में 100, क्योंकि T R के बराबर है। तो ये हो गया R² = 100/9, तो R = क्या मिलेगा हमें 10/3 यानी 10/3%। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 6 का ए। नेक्स्ट है, नीचे दी गई समस्या में 5 समस्या चित्र ABCDE से चिन्हित है तथा 4 हल चित्र दिया गया है। इन चित्रों में से एक हल चित्र चुने जो कि समस्या चित्रों की श्रेणी को आगे बढ़ा पाए। तो इसमें देखिए ये बॉक्स को ध्यान से अगर आप देखें तो ये एरो मार्क ऊपर है, ये दोनों सेम जगह पे हैं, फिर ये बॉक्स यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये शिफ्ट हुआ है और फिर यहाँ पे आ गया है। तो इस बार बॉक्स यहाँ पे आना चाहिए, तो हमारा बॉक्स सब में यहाँ पे है, ये वाला तो नहीं होगा, बाकी देखते हैं। यहाँ पे आ गया है हमारा वृत्त, तो वृत्त कहाँ कहाँ है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये जो एरो मार्क है, ये जब बॉक्स यहाँ पे आएगा तो एरो मार्क इधर शिफ्ट होगा और वृत्त हमारा यहाँ पे आ जाएगा। एरो मार्क इधर शिफ्ट हुआ है और वृत्त हमारा यहाँ पे आएगा, तो ऑप्शन हो जाना चाहिए बी। नेक्स्ट है, एक आदमी ने एक स्त्री से कहा, तुम्हारी माँ के पति के इकलौते भाई मेरे चाचा हैं। स्त्री आदमी से संबंधित है किस प्रकार से, तो एक आदमी ने स्त्री से कहा है, तो ये मान लेते हैं आदमी हमारा यहाँ पे है, ये पुरुष है। एक स्त्री से कहा तुम्हारी माता मतलब स्त्री की माता, तो ये स्त्री यहाँ पे है, इसकी माँ यहाँ पे, माता माँ के पति, तो ये हो गए इसके पति, माँ के पति के इकलौते भाई, माँ के पति के इकलौते भाई हो गए यहाँ पे मेरे चाचा हैं। यानी कि ये आदमी इकलौते भाई है, ये ध्यान देना है। तो यानी कि जो ये आदमी है ये भाई इसका चाचा लगेगा, तो ये आदमी जो है ये इसका क्या होगा, बेटा होगा। तो पूछ रहा है कि स्त्री आदमी से कैसे संबंधित, तो स्त्री आदमी की क्या है, बहन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट है, 1 से 31 तक की विषम संख्याओं का योग क्या है। जब भी इस तरीके का प्रश्न आए तो हमेशा याद रखें, एक जो विषम संख्या है पहले हम क्या करते हैं निकालेंगे। तो 1 से 31 तक विषम संख्या निकालने का तरीका है अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे में 2, तो ये हमारा टोटल 16 विषम संख्याएं इसमें होंगी। और n विषम संख्याओं का जो योग होता है वो बराबर होगा किसके, n² के। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। दूसरा तरीका ये है कि अगर यदि आपको ये नहीं पता है तो बेसिक से बनाइए। बेसिक कैसे होगा, 1 हो जाएगा पहला विषम संख्या, उसके बाद दूसरा विषम संख्या क्या होगा 3 होगा, फिर 5 होगा, ऐसे ही करके 31 तक ले जाना है हमें। तो 31 क्या है, एक विषम संख्या ही है अपने आप में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें n कितना है, तो a + n - 1 × d, यानी टोटल हम निकाल रहे हैं विषम संख्या। ये जो 16 निकाला है ना हम वो निकाल रहे हैं। tn का मतलब होता है अंतिम पद 31 दिया है, प्रथम पद 1 है, n हमें निकालना है और सार्वंतर क्या है 3 है, सॉरी 2 है, हर एक में इनके बीच का डिफरेंस 2 है, इसके बीच का डिफरेंस 2 है। तो यहाँ से हमें निकलेगा n - 1 × 2 बराबर 31 - 1, यानी कि ये होगा 30। फिर n - 1 = 30/2, तो n बराबर होगा 1 + 15 यानी कि 16।
यानी 16 विषम संख्याएं हैं। अब क्या करेंगे, हमें योग निकालना है। तो योग बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है a प्लस n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, n कितना है 16 है बटे में 2, a कितना है 1 है, l कितना है अंतिम पद 1 है। तो ये हो गया 8 गुने 32, तो 8 दूनी 16 के 6, 8 24 1 25, यानी कि 256 हमारा आंसर हो जाएगा डी। या तो आप ये सीधा फॉर्मूला याद रखें या फिर आप बेसिक तरीके से करें, एग्जाम में पर्याप्त समय होता है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर दिया है 360। क्रय मूल्य CP है, विक्रय मूल्य SP है, तो CP माइनस SP हमें दिया है 360 रुपये। यदि लाभ 25% है तो विक्रय मूल्य क्या है, लाभ 25% का मतलब क्या है, ये 1/4 है, यानी कि 4 यदि CP है तो SP हमारा क्या होगा, SP होगा 4 + 1, 1 लाभ हो रहा है ना, तो 4 + 1 बराबर हो गया 5। ठीक है, तो देखिए यानी कि SP बटे CP का हमारा अनुपात जो है वो है 5/4। तो यहाँ से आप देखिए इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है। 1 किसके बराबर दिया है, 360 के बराबर दिया है। तो 1 360 के बराबर है, हमें निकालना क्या है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 5 के। तो 5 से हम क्या करेंगे, 360 गुने 5 कर देंगे, 0 6 5 30, 5 3 15 3 1800 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे और इस तरीके से भी। नेक्स्ट है, कौन सी संख्या निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए इसमें जो लॉजिक है वो ये है, ये श्रृंखला जो है वो n² - 1 के पैटर्न पर है। यदि n का मान 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा 0, यहाँ पे हम निकाल के देखते हैं। n 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा 0, n रखेंगे 2 तो हमें मिलेगा 3, n रखेंगे हम 3 तो ये हमें मिलेगा 8, n रखेंगे 4 तो ये मिलेगा 15, और n रखेंगे 5 तो ये मिलेगा 24। इसके आगे का निकालना है तो n 6 रखेंगे, 6 जाएगा 36, 36 में इससे 1 जाएगा तो 35, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दबाव प्रवणता बल और कॉरियोलिस बल के बीच संतुलन के परिणाम स्वरूप समदाब रेखाओं के समानांतर बहने वाली हवा को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भूविक्षेपी पवन। जब दाब प्रवणता बल यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कॉरियोलिस बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं तो हवा समदाब रेखाओं के समानांतर बहने लगती है, और इसे जियोस्ट्रॉफिक विंड बोलते हैं। इंग्लिश में जियोस्ट्रॉफिक विंड बोलते हैं, और हिंदी में भूविक्षेपी पवन। नेक्स्ट है, बंगाल में पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक नेता कौन थे। तो आंसर होगा करमशाह। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसका स्थापना करमशाह ने की थी। बाद में इनके पुत्र आए थे टीपू शाह। इन्होंने जमींदारों के खिलाफ एक शक्तिशाली राजनीतिक आंदोलन में इस आंदोलन को बदल दिया था। नेक्स्ट है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत की जो ज़मीनी सीमा को साझा करने वाले 7 देश हैं, कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। नेक्स्ट है, 4 साल के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों की आयु का योग 60 साल है। सबसे छोटे बच्चे का आयु क्या है। तो मान लेते हैं जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी आयु है x, और ये कह रहा है कि इन जो भी अगला बच्चा जन्मेगा उनके बीच का अंतर जो होगा वो 4 साल होगा। यानी कि पहला बच्चा हमें मिल गया 1 साल का, दूसरा x + 4 साल का होगा, तीसरा x + 8 साल का होगा, और चौथा x + 12 साल का होगा। इनका योग कितना होगा, इन सबको जोड़ दीजिए, प्लस का सिंबल लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 4x, 12 8 20 4 24, और ये किसके बराबर दिया है, 60 साल के बराबर दिया है। तो 60 लिख देते हैं यहाँ पे, 4 से कटाएंगे तो 4 एकम 4, 4 छके 24, 15 चौके 60, तो x बराबर हो गया 15 - 6 बराबर 9, यानी कि जो सबसे छोटा बच्चा होगा उसकी उम्र होगी 9 साल। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, माना n सबसे बड़ी संख्या है जो 62, 132, 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान संख्या शेष रहती है, तो n के अंकों का योग है। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हमें ये देखना है कि शेषफल इसमें समान है या नहीं, और जब शेषफल समान है तो हम संख्याओं के अंतर का HCF निकालते हैं। यहाँ पे बोल रहा है समान संख्या शेष रहती है, तो हम क्या करेंगे, 132 - 62 का डिफरेंस निकालेंगे, ये कितना आ रहा है 70। फिर 237 - 132 का डिफरेंस निकालेंगे, ये होगा 105,
और फिर 237 माइनस 62 का डिफरेंस निकालेंगे, ये होगा 175। हम क्या करेंगे, 170, 105 और 75 का हम निकालेंगे HCF। तो ये इसका HCF होगा 35 दूनी 70, 35 तियाँ 105 और 35 तियाँ 7 175। तो ये हो जाएगा हमारा HCF इसका 35 हो जाएगा। हमें n मिल गया है कितना, 35। तो इसके अंकों का योग कितना होगा, 5, 3, 8। ये सबसे शॉर्टकट तरीका है इसे बनाने का। हमेशा क्या करना है, जब भी संख्या समान संख्या शेष रहती है प्रत्येक स्थिति में, तो इसके बीच का डिफरेंस निकालें, इसके बीच का डिफरेंस निकालिए और फिर इसके बीच का डिफरेंस निकालिए। फिर जो डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, उसका HCF निकालिए, वही हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन इसका है A। नेक्स्ट है, चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो इसका आंसर होगा मंदारिन। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं मैंडरीन और हिंदी में मंदारिन। चीन के आधिकारिक और सबसे व्यापक रूप से ये बोले जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 85% मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें से 5% वोट अमान्य घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 17,442 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 80% था। तो चुनाव में कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि जो कुल वोट है वो है X। तो मतदान कितना हुआ है, 85%। तो 85% का मतलब क्या होगा, मतदान ये होगा X का 85%। फिर वैध वोट कितने हैं, इसका 5%, यानी इसका 5% जो है वो अमान्य घोषित कर दिया गया है। यानी कि वैध वोट यानी वैध मतदान कितना होगा, 1 गुने 85/100 का 5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 95% ही वैध है सिर्फ। अब कह रहा है कि एक उम्मीदवार को इतना वोट मिला है, जो कुल वैध वोटों का, वैध वोट कितना है हमारे पास, इतना है, और इसका 80% किसके बराबर है, 17,442 के। यानी कि 1 गुने 85/100 गुने 95/100 गुने 80/100, 80 मतलब ये 80%, ये है 17,442। अब कटाते हैं, 20 चौके 80, 20 पचे 100, 5 एकम 5, 17 पचे 85, 19 पचे 95, 20 पचे 100, 4 एकम 4, 4 पचे 20। अब इसको कटा के देखते हैं 17 से, 17 एकम 17, 0 उतरेगा, 17 दूनी 34, 10 उतरेगा, 17 छक दिलोत्तर से। फिर उसको कटा के देखते हैं, 19 पचे 95, 7 19 चौक 76, 54 हो जाएगा। तो X बराबर कितना होगा, 54 गुने 5 गुने 100। तो 5 के 20 के 0 हासिल 2, 50 25 2, 27 पर 2 0, यानी 27,000 टोटल वोट 27,000 हैं। ऑप्शन हो जाएगा D। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्प चुने जो दी गई शब्द युग्म के जल प्रतिबिंब से मिलता जुलता हो। तो जल प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, यहाँ पे एक मिरर मान लीजिए रखा होगा या जल होगा और इसके नीचे ये बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो आएगा A। तो A इसमें है, इसमें नहीं है, इसको हटा दीजिए पहले ही। अब उसके बाद देखिए B यहाँ पे ये क्या बन रहा है, A को देखिए, A हमेशा उल्टा होना चाहिए, यहाँ पे ये सीधा है तो ये भी ख़त्म हो गया। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। ये पहले 2 अल्फ़ाबेट सेम है, उसके बाद देखिए 4 है, इसमें क्या है 5 है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 पहले आएगा, यहाँ पे 5 पहले आ गया है, तो ये भी ख़त्म हो गया। तो तीनों ख़त्म हो गया, तो बचा क्या हमारे पास A। तो आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 किसके द्वारा जीता गया। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा गीतांजलि श्री, ऑप्शन B। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री ने अपने उपन्यास रेत समाधि या टॉम्ब ऑफ सैंड बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, के लिए यह पुरस्कार जीता। यह हिंदी भाषा की पहली कृति थी जिसे यह सम्मान मिला था, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा किस तरफ होती है। तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध में जो प्रति चक्रवात मतलब एंटी साइक्लोन, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा घड़ी की सुई के अनुकूल, यानी कि घड़ी की दिशा में चलती है। प्रति चक्रवात में हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी की सुई की ओर अनुकूल होती है, यानी कि ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में एंटी साइक्लोन जो बना होगा वो ऐसे बना होगा, ऐसे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर अपनी शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है और बिहार में फलों के उत्पादन में
अग्रणी स्थान रखता है। नेक्स्ट है, हमें इसका मान निकालना है टोटल का। तो देखिए ये ऐसे इसको समझिएगा आप, ये ऊपर जो है ना ये स्क्वायर रूट टोटल पे है और ये सिर्फ इस पे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 25 का निकालेंगे। तो 4 अंक के बाद दशमलव है तो इसको लिख सकते हैं 25/4 दशमलव, इसको 0.05 का मान इसके बराबर होगा। तो जब हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और नीचे से 2 जीरो आएगा, 5/100 यानी कि 0.05 आ जाएगा। अब इस 0.05 को जोड़ देंगे 0.04 में, 0.04 में तो ये हो जाएगा 0.09। 0.09 को लिख सकते हैं हम लोग 9/100 और फिर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे तो ये होगा 3/10 यानी कि 0.3। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 23 का डी। नेक्स्ट है, एक परिवार में 5 सदस्यों की आयु का योग 124 वर्ष है। यदि बच्चों की आयु का अनुपात 3, 4, 5 तथा उनके माता पिता की आयु का योग 76 है तो सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 5 सदस्य का मतलब माता पिता और 3 बच्चे, टोटल 5 हो गए। योग दिया है 124 वर्ष और जो माता पिता की आयु का योग है ये 76 है। तो बच्चों की आयु का योग क्या होगा, बच्चों की आयु का कुल योग ये होगा 124 माइनस 76, 14 में से 6 गया 8, 11 में से 7 गया 4 यानी कि 48 वर्ष। और ये कह रहा है कि इन बच्चों का अनुपात दिया है, मान लीजिए A, B, C 3 बच्चे हैं, 3:4:5। इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5, 4, 9, 3, 12। 12 किसके बराबर होना चाहिए, 48 के बराबर होना चाहिए। तो 1 किसके बराबर होगा, 4 के। सबसे छोटे बच्चे को निकालना है, सबसे छोटा बच्चा ये है तो 3 से गुणा कर देंगे तो 3 चौके हो जाएगा हमारा 12। तो ऑप्शन हो गया हमारा 24 का ए। नेक्स्ट है, जिस प्रकार चित्र ए बी से संबंधित है उसी प्रकार सी तथा डी में भी दिए गए विकल्प से संबंधित संबंध स्थापित कीजिए। देखिए इस 6 में देखिए क्या किया है, इसको इसके हिसाब से देखना है। तो इसमें से ये लाइन हटा दिया है इस वाले फिगर में, और क्या किया है, ये वाला लाइन भी हटा दिया है। तो ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है। तो हमें क्या करना है, आगे वाले में से 2 पाई हटाना होगा हर एक फिगर का। उसके बाद देखिए इसमें क्या किया है, इसमें इसको यहाँ पे घसका के ला दिया है और इसको हटा दिया है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो हमारा 8 जैसा है फिगर, यहाँ पे ये 8 जैसा फिगर, ये पहला फिगर, तो इसमें से हम इसको हटा देंगे तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा फिगर। उसके बाद ये 6 जैसा फिगर है एक हमारे पास, 6 जैसा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले लाइन को यहाँ पे लेके आएंगे, जैसा कि इसमें ये वाले में हुआ था, ये वाला लाइन यहाँ आ गया था तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। और उसके बाद इस लाइन को हम क्या करना है, गैप करना है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो हमें फिगर क्या मिला है, ऐसे, और एक मिला है ऐसे। सॉरी, ये वाला इसको हटाना है ना, ये जो फिगर है इसमें ये वाला हटाना है, ये वाला हटेगा तो इसमें से ये ऐसे बनेगा हमारा। तो हमारा फिगर जो होगा ये ऐसे होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 32 यानी कि बी। नेक्स्ट है, पी के किस मान के लिए संख्या इतना 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्यता के लिए नियम क्या है कि लास्ट की जो 3 डिजिट है वो 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो 9p6/8 कर देंगे। अब देखिए इसमें हमें p का मान निकालना है। तो p का मान यदि हम 1 रखते हैं, हम सारा मान अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रख सकते हैं। चूँकि ऑप्शन में 8 6 5 7 है तो हम इसी में से रख के देखेंगे। तो पहला p बराबर 8 रख के देख लेते हैं। तो ये हो गया 9 8 6/8। तो ये होगा 9 एकम 9 बचेगा 1 8, सॉरी 8 एकम 8 बचेगा 1 8 8 दूनी 16 8 तरीके 24 2/8। ये पूरा नहीं कट रहा है। तो अब क्या करते हैं, अब 6 को लेते हैं। तो 9 6 6/8। तो 8 एकम 8, इसमें बचेगा 1 8 दूनी 16, तो ये 6.8 यानी ये भी पूरा नहीं कट रहा है। 5 को रख के देखते हैं। 9 5 6/8। तो 8 एकम 8 बचेगा, इसमें 1 8 एकम 8 और इसमें बचेगा 7 8 9 72 72 4 76 यानी कि ये भी पूरा नहीं कटेगा। यानी आंसर हमारा ऑप्शन डी ही होगा। रख के देख लेते हैं। 976/8। तो 8 एकम 8, इसमें बचेगा 1 7 8 दूनी 16, इसमें बचेगा 1 8 दूनी 16 यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आनी चाहिए। देखिए इसमें क्या किया है, इसका अंतर दिया है 2,
इसका अंतर दिया है 2, इसका अंतर है 4, इसका अंतर है 4, इसका अंतर है 6, तो इसका अंतर भी क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 4 है, यहाँ पे 2 6 होगा, तो ये हमारा आंसर होगा 26। तो ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट है, प्रश्न चिन्ह को हटाने के लिए अगली आकृति कौन सी आएगी। हमें यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये P जैसा जो दिख रहा है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो इसमें क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए इस वाले को, ये वाला कितना पीछे जा रहा है, ये जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला 1 2 अंक पीछे गया है, यहाँ पे आ गया है, दिख रहा होगा आपको। उसी तरीके से फिर इसमें क्या हुआ है कि 1 2 यहाँ पे आ गया है, यहाँ से उछल के यहाँ पे 2 अंक आगे आ गया है, मतलब क्लॉकवाइज में। तो इस बार ये घूम के 1 2 यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे। तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, ये तो नहीं होगा, ये वाला जो डैश वाला है ये ऊपर होगा ना कि नीचे। अब देखिए इस बीच में ये क्या लाइन नहीं था, ये सादा है, तो इसमें भी ये क्या है, सादा है, तो ये वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट है, वुड डिस्पैच किससे संबंधित है। तो वुड डिस्पैच शिक्षा सुधार से संबंधित है। 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं, मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारतीय शिक्षा का। इसने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा का खाका तैयार किया था। ABC एक साथ मिलकर प्रतिदिन 300 रुपये कमाते हैं, जबकि A और C मिलकर 177 तथा B और C मिलकर 162 कमाते हैं। तो C की दैनिक आय क्या है। A प्लस B प्लस C बराबर दिया है 300 कमा रहे हैं। A प्लस C कमा रहा है 177 और B प्लस C कमा रहा है 162। हमें निकालना क्या है, C की निकालना है। इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस 2C बराबर 7 2 9 7 6 13 1 1 2 1 3 339। इसको लिख सकते हैं हम लोग A प्लस B प्लस C बराबर 339। A प्लस B प्लस C का मान हमें दिया है यहाँ पे 300, तो 300 प्लस C बराबर 339, तो C बराबर हमें हो जाएगा 39। आंसर हो जाएगा 30 का डी। नेक्स्ट है, A B से भारी है, तो लिख देते हैं इसको A ग्रेटर दैन B है। C D से हल्का है, तो C लेस दैन D है। E D से भारी है, तो E बड़ा है D से, लेकिन B से हल्का है। कौन हल्का है, E हल्का है, E का कंपैरिजन हो रहा है, E हल्का है B से। तो उनमें से सबसे हल्का कौन है, हमें ये बताना है। तो देखिए हम शुरू करते हैं, मान लीजिए B, यहाँ पे E है, E बड़ा है D से, E बड़ा है D से, D बड़ा है यहाँ पे C से। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि जो B बड़ा है E से और A बड़ा है B से, यानी A B E D C। सबसे हल्का कौन है, सबसे हल्का जो अंत में है वही C हो जाएगा। आंसर 31 का A। नेक्स्ट है, 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा। तो चूँकि 2024 बीत चुका है, ये क्वेश्चन पेपर 2022 का है, तो ये आयोजित हो चुका है। इसका आंसर होगा पेरिस। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया। 2 के पावर 89 को 89 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए इसके लिए फर्मट का लिटिल थ्योरम उपयोग होता है। नियम के अनुसार यदि P एक अभाज्य संख्या है, मान लेते हैं P क्या है, P ऑलरेडी 89 अभाज्य संख्या, ये मानना क्या है, P यदि अभाज्य संख्या है तो A का पावर P इक्विवेलेंट होता है A मॉड P के। यहाँ पे P बराबर हमें दिया है 89 जो कि अभाज्य संख्या है, और A बराबर दिया है हमें 2। तो 2 के पावर 89 भागा 89 करने पर हमें जो शेषफल मिलेगा वो होगा 2, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक खास कोड में रेल को 5796 लिखा जाता है, टेप को 3748 लिखा जाता है, तो पेयर को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे सीधे अक्षरों का अंक दिया गया है। R दिया है 5, A है 7, I है 9 और L है 6। उसी तरह T है 3, A है 7 जो कि यहाँ पे भी 7 था। उसके बाद P है 4 और E है 8। हमें लिखना किसका है, पेयर का। तो पेयर के लिए P चाहिए, P का 4 है। उसके बाद A के लिए हमें क्या है, 7 है, I के लिए क्या है, 9 है और R के लिए 5 है। तो 4795 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू पाया गया। तो देखिए न्यूलैंड्स का अष्टक नियम केवल कैल्शियम यानी कि परमाणु क्रमांक उसका कैल्शियम का क्या है
20 तक ही सही ढंग से लागू होता था। इसके बाद के तत्वों के गुण पहले तत्वों से मेल नहीं खाते थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उस आकृति को चुने जो बाकी सभी से अलग है। देखिए ए, बी और सी में दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है लगभग, इसमें भी 90 है। ये क्या है, अधिक कोण है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, दर्पण में एक घड़ी का प्रतिबिंब 2:45 समय बताता है, उस घड़ी में वास्तविक समय क्या हुआ है। तो दर्पण प्रतिबिंब का वास्तविक समय निकालने के लिए दिए गए समय को 11:60 यानी ये 12 घंटे है एक्चुअली। 60 मिनट को हमने, देखिए 12 घंटे को आप 00 लिखेंगे तो घटाते समय प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं 11:60 लिखते हैं और इसमें से हम घटा देते हैं जितना बज रहा है। तो 11:60 से 2:45 यदि आप घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1 और ये हो जाएगा 11, 11 में से 2 गया 9, यानी कि 9:15 हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रथम संशोधन अधिनियम जो कि 1951 में हुआ था, इससे क्या परिवर्तन हुआ था हमारे संविधान में। तो भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951 के माध्यम से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसका उद्देश्य भूमि सुधार कानून को न्यायिक समीक्षा से बचाना था। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। नेक्स्ट है, जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन यानी एजिंग दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सुपोषण। इसको यूट्रोफिकेशन भी बोलते हैं, ये याद रख सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में यही टर्म दे देता है, यूट्रोफिकेशन या सुपोषण। इसमें पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता के कारण झील में शैवाल की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, कौन सी टीम सबसे ज़्यादा IPL टाइटल जीती है। तो ये देखिए 2022 के प्रश्न के हिसाब से है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने सर्वाधिक 5 बार IPL खिताब जीता था। वर्तमान में चेन्नई सुपर किंग्स भी 5 बार जीत चुकी है, तो अभी तो उस हिसाब से डी होगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में आता है। तो यह आता है अनुच्छेद 167 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के उन कर्तव्यों को परिभाषित करता है जिसके तहत वो राज्य के प्रशासन और विधायी प्रस्ताव की जानकारी राज्यपाल को देते हैं। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1985 में 52वें संविधान संशोधन के साथ। ये जो अनुसूची है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये है दल बदल विरोधी कानून से। 52वें संविधान संशोधन 1985 में। नेक्स्ट है, हाथी पाँव रोग निम्न कारण से होता है। तो ये होगा वुचेरेरिया से। हाथी पाँव रोग वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक फैलेरिया कृमि के कारण होता है, जो मच्छरों के काटने से फैलता है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन था। तो ये प्रथम देश था भारत। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद उसे एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला सबसे पहला देश भारत था। भूटान ने भी उसी दिन मान्यता दी थी, ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, 52 विद्यार्थियों की कक्षा में अखिल शीर्ष से 16वें स्थान पर आता है, नीचे से उसका कौन सा स्थान है। तो देखिए आपको फॉर्मूला एक याद रखना है। फॉर्मूला जो है, कुल संख्या बराबर शीर्ष से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1। ठीक है, कुल संख्या में दिया है 52, शीर्ष से दिया है 16, नीचे से हमें निकालना है -1। तो ये हो जाएगा 53 - 16 बराबर x। तो x बराबर हमें मिल गया 37। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हमारे शरीर की दैनिक लय 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन करता है तथा श्रावण किस ग्रंथि से उसका होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब ये बी वाला, मिलेटोनिन और पीनियल ग्रंथि। मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड से मिलेटोनिन हार्मोन निकलता है। यह हमारे सोने जागने के चक्र सर्कैडियन रिदम को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होते हैं, और दूसरा है वो भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देते हैं।
तो हमारा जो पहला है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, न कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है इसका मुख्य कार्य भारत सरकार को कानूनी सलाह देना है, इसलिए ये सही है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन कहलाता है, ये क्या कहलाता है? तो वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन होगा हमारा सी। यहाँ पे ये गलत लिख दिया है थोड़ा, विक्षेपण 6 होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पर्सन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। कौन कौन से रंग? विब ग्योर में वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, या बैनी आह पिनाला, बैगनी, नीला और ये आसमानी, ह से हरा, पीला, नारंगी और लाल। नेक्स्ट है x का 6% x में जोड़ा जाता है, फिर परिणाम का 9% परिणाम में जोड़ा जाता है, तो अंतिम उत्तर में x का गुणज क्या होगा? अच्छा प्रश्न है ये। पहले चरण में देखिए क्या हुआ है कि हमने x में x का 6% जोड़ दिया है, तो जो हमारा परिणाम आया है इसमें परिणाम का, ये परिणाम है हमारा, तो x गुने 6 का 9% इसमें भी हमने क्या किया है? जोड़ दिया है। तो हमें कितना मिला है? हमें बताना है कि अंतिम उत्तर में x किसका गुणज होगा। इसे समझने के लिए आप देखिए, दोबारा से मैं लिख देता हूँ इसे, कि पहले क्या किया है, x में x का 6% जोड़ दिया है, और जो परिणाम आया है तो परिणाम निकाल लेते हैं यहाँ से पहले। तो ये हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 106/100, ये हमारा क्या है? परिणाम है। अब कह रहा है कि जो परिणाम आया है उसका 9% भी परिणाम में जोड़ा जाता है, परिणाम का 9% परिणाम में जोड़ा जाता है, यानी x का ये परिणाम हमारा जो है इसका हमने 9% निकाला और इसमें हमने जोड़ दिया। तो x 16/100 कॉमन लेंगे तो ये होगा 1 + 9/100, यहाँ से x 106/100 और ये हो जाएगा 109/100। हमें बताना है इसका गुणनखंड क्या है, क्योंकि अंतिम उत्तर में x का गुणज क्या है, गुणज का मतलब उसका कोफिशिएंट जो है, गुणांक है, वो बताना है। तो हमें इसमें मेन क्या करना है कि 106 और 109 में हमें गुणा करना है। 106 और 109 में इसको गुणा कर दिया, 9 × 6 = 54 के 4 हासिल 5, 954 हो जाएगा, ये 0 0 0 हो जाएगा, ये 1601 हो जाएगा। जोड़िए 4 5, 9 × 6 = 15 के 5 हासिल 1, तो कितना हो गया हमारा? 2 नीचे है, 2 इधर, 4 0 है, तो 4 अंक के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा x गुने 1.1554। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 49 का सी, 1.1554। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एंग्जाइटी। ऑक्सफोर्ड ने 2021 के लिए एंग्जाइटी को बच्चों के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना था, जो उस समय के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। नेक्स्ट है 3x + 8y बटे में x - 2y का मान ज्ञात कीजिए यदि x/2y बराबर हमें दिया है 2। तो देखिए 3x + 8y बटे में दिया है x - 2y, हमें इसका मान दिया है x/2y बराबर 2। तो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं x/2y में। तो 3x/2y + 8y/2y, नीचे भी हम भाग दे देते हैं x/2y - 2y/2y। तो ऊपर क्या मिलेगा हमें? 3 × x/2y + 2 × 8, 4 बचेगा, नीचे भी x + x/2y और ये हो जाएगा -1। देखिए 3 × इसका मान हमें मिला है यहाँ पे 2, तो 2 रख देंगे, +4 हो जाएगा ये, यहाँ पे 2 - 1, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 6 4 10, 10/1 बराबर कितना होगा हमारा आंसर? 10। तो ऑप्शन हो जाएगा 51 का ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 52 का ए, सड़क परिवहन। भारत में माल और यात्रियों की ढुलाई में सड़क परिवहन की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, इसलिए सकल मूल्यवर्धन यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन में भी इसका योगदान सर्वाधिक है। नेक्स्ट है निम्न में से अलग आकृति को हमें चुनना है। देखिए ए, बी और डी, ये तीनों जो तीनों फिगर है ये 2 डायमेंशनल है, और ये फिगर जो है 3 डायमेंशनल है। इसमें क्या है? कोन है, शंकु है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है
ऐसे उत्तरों का युग्म चुनें जिनका संबंध प्रश्न में दिए गए चित्रों के समान हो। तो इसमें क्या किया है, इसमें इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है। तो जब ये घुमाएंगे तो हमारा घूम के ये वाला एरो यहाँ पे आ गया है और ये इधर चला गया है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। जब इसको घुमाएंगे हम तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे आएगा और ये वाला घूम के इधर आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रुप को इस तरीके से लिखा गया है तो उसी सांकेतिक भाषा में टाइगर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए ग्रुप का लिखिए G7 R18 O15 U21 P16, बी का होगा 2 N14 L12 S19 O15। इसमें -5 घटा है, इसमें -4 -3 -2 -1। तो हम क्या करेंगे, टाइगर को देखते हैं। टाइगर T20 होगा, I9 होगा, G7 E5 R18। इसमें -5 घटेगा तो ये 15, इसमें 4 घटेगा तो ये 5, इसमें 3 घटेगा तो 4, इसमें 2 घटेगा तो 3, इसमें 1 घटेगा तो 17। तो ये हो गया O E D C और 70 होता है किसका, Q का। O E D C Q आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी निश्चित कुट भाषा में वाटर को इस तरीके से लिखा जाता है, रोज को इस तरीके से लिखा जाता है, तो शोर को कैसे लिखेंगे। तो इसमें अक्षर का कोड सेम कर दिया है। इसमें क्या किया है, W को 1 मान लिया है, A को हैश मान लिया है, T को 3, E को 5 और R को 2 मान लिया है। उसी तरह रोज में 2, O को परसेंटेज मान लिया है, S को 4 और E को 5 मान लिया है। E5 यहाँ पे भी है, E5 यहाँ पे भी है। हमें लिखना है शोर का। शोर के लिए S चाहिए, S होगा 4, O के लिए परसेंटेज चाहिए, A के लिए हैश चाहिए और R के लिए हमें 2 चाहिए। तो 4%#2 ऑप्शन हो जाएगा 56 का डी। नेक्स्ट है, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद में। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 जी, या इसको 6 भी बोलते हैं या इंग्लिश में जी बोलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी में पंचायत की शक्ति और उनकी जिम्मेदारियों का वर्णन है। PQR तथा एस कैरम खेल रहे हैं। P तथा Q साथी हैं। एस का चेहरा उत्तर की तरफ तथा P की पश्चिम की तरफ है, तो दक्षिण की तरफ किसका चेहरा है। तो देखिए मान लेते हैं ये हमारा, ऐसे पहले कैरम बोर्ड बना लेते हैं। हमारा कैरम बोर्ड हो गया और ये हो गया हमारा पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, P तथा Q साथी हैं। यदि P यहाँ पे बैठेगा तो Q कहाँ बैठना चाहिए, यहाँ बैठना चाहिए, क्योंकि जब भी साथी, यदि आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो एक दूसरे के विपरीत बैठते हैं साथी, पार्टनर। अब कह रहा है कि P पश्चिम की तरफ है। P कहाँ है, P का चेहरा किधर है, पश्चिम की तरफ है। यानी P यदि हम यहाँ पे बैठा है तो इसका चेहरा किधर होगा, पश्चिम की तरफ होगा। यानी P जब यहाँ बैठा है तो Q कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। Q को हमने यहाँ बैठा दिया, P हमारा बैठा है बढ़िया। R और S क्या होंगे, अब पार्टनर होंगे, क्योंकि P और Q पहले से ही पार्टनर हैं। तो R S का चेहरा उत्तर की तरफ है, यानी S को हम यहाँ पे दक्षिण में रखेंगे तो ये उत्तर की ओर इसका चेहरा होगा, क्योंकि उत्तर इधर है। उसी तरह यहाँ पे हम क्या रखेंगे, R, तो R का चेहरा दक्षिण की तरफ होगा। तो पूछ रहा है कि दक्षिण की तरफ किसका चेहरा होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 58 का ए। नेक्स्ट है, एक छात्र ने जितने प्रश्न सही हल किए उससे 2 गुने गलत हल किए। कुल 45 प्रश्न थे, उसने कितने प्रश्न गलत हल किए। तो मान लेते हैं कि सही प्रश्न जो हल किए हैं वो है x और गलत कितने हैं, तो गलत उससे दुगने हैं यानी कि 2x हो गया। टोटल प्रश्न 45 है, यानी कि x + 2x बराबर हमें दिया है 45, तो 3x बराबर होगा 45, तो x बराबर हमें मिल गया 15। तो गलत प्रश्नों की संख्या क्या होगी, 2 × 15 = 30। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 59 का बी। नेक्स्ट है, म्यांमार का पुराना नाम क्या था, तो इसका नाम था बर्मा। ऑप्शन हो जाएगा ए। म्यांमार का प्राचीन और लोकप्रिय नाम बर्मा था। 1989 में वहाँ की सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर म्यांमार कर दिया था। नेक्स्ट है, विषम को हमें चुनना है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबका वैल्यू लिखेंगे। J10 G7 N14 S19 P16 W23 R18 O15 U21 E5 B2 I9। इसमें अंतर है -3 का, इसमें है +7, इसमें -3, इसमें +7, इसमें -3, इसमें +7, इसमें -3, इसमें +7, सॉरी इसमें ये वाला +6 है ना कि 7, 15 × 6 21 होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि बाकी सब में पैटर्न सेम है।
नेक्स्ट होगा, यदि टीचर को इस तरीके से सांकेतिक किया जाता है तो अर्थ को सांकेतिक किया जाएगा किस में? T20 E5 A1 C3 H8 E5 R18। इसका लिखिए L12 M13 K11 J10 N14 M13 P16। चूँकि इसमें कोई पैटर्न आपको नहीं दिखेगा, इसका मतलब ये है कि हर एक अल्फ़ाबेट को दूसरे अल्फ़ाबेट के बराबर मान लिया है, यानी कि T बराबर है L के, E बराबर है M के, A बराबर है K के, इसी तरीके से और भी है। तो हमें अर्थ का लिखना है, तो E किसके बराबर है इसमें देखिए, E बराबर है M के। उसके बाद A किसके बराबर है, तो A बराबर है K के, A बराबर है K के। उसके बाद R किसके बराबर है, तो R बराबर है P के, तो R यहाँ पे P के बराबर हो गया। उसके बाद T किसके बराबर है, T L के बराबर है, तो T L के बराबर। उसके बाद H लास्ट में है, यहाँ पे H यहाँ पे है तीसरे नंबर पे, तो H बराबर है N के, तो H बराबर हो गया N के। तो M K P L N हमारा क्या हो जाएगा, M K P L N आंसर हो जाएगा ऑप्शन 62 का डी। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास D एवं उसके फोकस दूरी के संबंध क्या होता है, तो D बराबर क्या होता है 4F। सामान्यतः आपको वक्रता त्रिज्या R आपने पढ़ा होगा, R बराबर क्या होता है 2F और D बराबर होता है 2R। तो हमने R का मान यहाँ पर रख दिया, तो ये हो गया 4F। ये ध्यान देना है व्यास है न कि त्रिज्या। त्रिज्या होता है तो 2F और व्यास है तो उसका दूना कर देंगे 4F। नेक्स्ट है, सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक का कौन सा है इसमें से, तो ये होगा अपसारी सीमा। मध्य अटलांटिक कटक जो है ये अपसारी प्लेट सीमा यानी कि डाइवर्जेंट वाला उसका उदाहरण है, जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और नई समुद्री पपड़ी का निर्माण होता है। तो अपसारी सीमा मतलब जैसे अगर दो प्लेट हैं और दूसरी प्लेट ऐसे आपस में सटी हुई है, ये बड़ा सा प्लेट इधर है, एक प्लेट इधर है, तो ये दोनों जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो हम इसे बोलते हैं अपसारी सीमा। अपसारी सीमा, और ये किसकी प्रॉपर्टी है, मध्य अटलांटिक रिज यानी मध्य अटलांटिक कटक की। नेक्स्ट है, एक पासे की 3 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, डॉलर वाले फलक के विपरीत क्या आएगा। तो देखिए डॉलर वाले के पड़ोसी कौन कौन से हैं, परसेंटेज हैं, ये एक डॉट है, यहाँ पे एक सिंबल है ये, और ये एक प्लस है, यानी चार लोग हैं इसके पड़ोसी। तो पांचवा कौन है जो पड़ोसी नहीं है इसमें से, तो देखिए ये वाला जो अल्फ़ाबेट है एंड, ये इसमें नहीं है, यानी इसके विपरीत क्या होगा, एंड होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 65 का ए। नेक्स्ट है, बिंदीदार रेखा के साथ पारदर्शी शीट को मोड़ने पर प्राप्त होने वाली सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें देख सकते हैं क्लियरली, जब आप मोड़ेंगे तो ये यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे एक गोल आ जाएगा, यानी कि ये बराबर हो जाएगा ए के। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट है, 4 कमाने वाले सदस्यों के परिवार की औसत मासिक आय दिया है 2640। कमाने वाले सदस्यों में से एक की मृत्यु हो गई और इसलिए औसत आय 2220 तक कम हो गई। तो आय कितनी कम हो गई, ये 4 सदस्यों की कुल आय हमें दिया है, 4 सदस्य 2640, ये औसत है, इसमें 4 से हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10,560। उसके बाद बोल रहा है कि 3 सदस्य यानी एक जो है वो मृत्यु होगी उसका, तो अब हो गया है 2220 गुणे 3 यानी कि 6660। तो जो मृतक है जो मर गया है उसका आय कितना होगा, 10,560 माइनस 6660, ये होगा 3,900, यानी कि 3,900 रुपये आय कम हो गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री हैं, कहाँ के, तो ये यूके के हैं। ऋषि सुनक अक्टूबर 2022 में यूके के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट है, कौन सी संख्या 77,217 से घटाई जाए कि संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो। तो देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो इसको जोड़िए, 7 7 14 2 16 1 17 17 7 24, 24 के पास 9 से कटने वाली छोटी संख्या क्या है, 18 है, यानी इसमें से अगर हम 6 घटा देंगे तो ये पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि बैट को 58, सी को 49 तो सम को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ आप ध्यान दें कि यहाँ अक्षरों के विपरीत मानों का योग लिया गया है। बी का क्या होता है 2, तो इसको लिखते हैं 25।
ए का होता है 1 तो इसको लिखेंगे 26, टी का होता है 20 इसको लिखेंगे 7, 6 5 11 7 18, 2 2 4 1 5 58 है यहाँ पे भी। एस का होता है 19, 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27 होगा। एच होता है 8, 19 जोड़ेंगे तो 27 होगा। ई होता है 5 तो इसका होगा 22। तो 9 8 17 2 19 का 9, 2 1 3 1 4 49। तो हम सम का लिखते हैं। 19 का होगा 8, वो होता है 15 तो इसका होगा 12, एम होगा 13 तो इसका होगा 14, ई 5 तो इसका हो जाएगा 22। तो 8 2 10 4 14 2 16 के 6 हासिल 1 3 4 5 तो 56 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यदि 3.003 तथा 2.050 के अंतर को उनके योग में जोड़े तो क्या प्राप्त होगा। कह रहा है कि 003 में से हमने 20050 घटा लिया और क्या किया, इसके अंतर को उनके योग में जोड़ दिया, यानी कि 3003 प्लस 20050 में जोड़ दिया तो हमें क्या मिलेगा। तो देखिए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 0.006। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर बी। नेक्स्ट है, यह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे प्रश्न चिन्ह को हटाया जा सके। तो इस संख्या सीरीज में जो श्रृंखला है इसमें जो लॉजिक दिया है वो ये है कि 1 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, फिर 2 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, फिर 3 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 27 1 28, और ये 4 का क्यूब 1 करेंगे तो ये होगा 64, अब 65। तो ये दिख कहाँ रहा है, तो ये देखिए इसमें डिफरेंस कितने का है 2 का है, इसमें डिफरेंस कितने का है 9 का है, इसमें डिफरेंस किसका है 28 का है, और इसमें डिफरेंस किसका है 65 का है। तो इसमें कितना का डिफरेंस होगा, तो ये होगा 5 का क्यूब प्लस 1 यानी कि 126 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 126 लिख दिया, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 232 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, तरन ने अंकित मूल्य पर 35% छूट के साथ एक टीवी खरीदा। यदि उसने 40% छूट पर खरीदा होता तो उसे 800 रुपये की बचत होती। उसने किस कीमत पर टीवी खरीदा। तो देखिए 40% माइनस 35% बराबर कितना होना चाहिए, परसेंटेज लगा देते हैं, ये कितना होना चाहिए, ये 800 के रुपये के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 35% पे उसने खरीदा, जब 40% की छूट मिलता है तो 800 रुपये उसकी बचत होती, यानी कि 5% बराबर होगा 800 के। तो इसमें 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100%, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 पर 3 0, यानी ये हमारा क्या हो गया अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, अंकित मूल्य क्यों बोला हमने, क्योंकि ये छूट से हमने निकाला है। अब देखिए 35% छूट पे खरीदे का मतलब क्या है कि 16,000 का 35% छूट करेंगे तो ये होगा 65 बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 16 5 0 1 पहले से है यहाँ पे 0, 16 5 80 के 0 हासिल 8, 16 6 96 और 8 104। चूँकि प्रश्न में हमारा ये दिया नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो टीवी का कीमत पूछ रहा है वो अंकित मूल्य पूछ रहा है, और अंकित मूल्य हमारा क्या है 16,000। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, जबकि उसे ये पूछना चाहिए था क्योंकि उसे तो पहले छूट पे मिल रहा था ना टीवी, उसने अंकित मूल्य पर इतने छूट के साथ खरीदा था और कह रहा है कि उसने किस कीमत पर टीवी खरीदा। तो आंसर तो ये होना चाहिए, पर शायद वो अंकित मूल्य पूछ रहा होगा, इसलिए ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है। तो अक्रिस्टलीय मतलब एमॉर्फस, एमॉर्फस मतलब जिसका आकार लंबे समय के बाद थोड़ा थोड़ा बदले। तो ग्रेफाइट, साधारण नमक और हीरा ये क्रिस्टलीय है, कांच क्रिस्टलीय नहीं है। क्यों, क्योंकि कांच एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, अति शीतित द्रव बोलते हैं इसे। तो अगर आप पुराने बहुत पुराने बिल्डिंग देखेंगे और उनके जो मोटे ग्लास वाले से जो खिड़कियां बनी हुई हैं तो आधार से उन खिड़कियों का जो परत होता है वो थोड़ा मोटा होता है, ऐसा लगेगा जैसे ग्लास धीरे धीरे रिस के नीचे नीचे थोड़ा सा आ गया है। ये एनसीईआरटी में उसने एक्सप्लेन किया है कि कांच एक्चुअल में अक्रिस्टलीय होते हैं, सेमी एमॉर्फस सॉलिड, सेमी सॉलिड होते हैं, अति शीतित द्रव बोलते हैं इसे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह सबसे छोटी संख्या जिसको 4 5 6 और 7 से विभाजित करने पर 3 शेषफल लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना है, वो कौन सी है। तो देखिए 4 5 6 और 7 का एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा 420। तो जो हमारा संख्या होगा वो किस रूप में होगा, वो होगा 420 के प्लस 3। क्यों, क्योंकि इनसे जब हम भाग देंगे तो हमें शेषफल 3 आना चाहिए, यानी 420
इंटू के प्लस 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। अगर सबसे छोटी संख्या पूछ देता 3 अंकों वाली तो क्या हो जाता, 423 हो जाता। लेकिन हमें ये देखना है कि 9 से वो विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं, यानी कि वो पूरी पूरी कट जानी चाहिए। तो हम के का मान यहाँ पे ऐसा क्या रखें कि जो हमारी ये संख्या बने इसमें पूरा पूरा 9 से भाग चला जाए। तो देखिए इसका तरीका ये है कि 420 के प्लस 3 में हम 9 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौके 36, बचेगा 6 जीरो, 9 पाँचे 9 छक्का 54 प्लस 6 के प्लस 3 बटे में 9 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि सॉरी ये वाला तो हमने भाग दे दिया है ना, यहाँ पे 9 होगा ये हमारा। तो इसको देखिए, अब इसको 9 से भाग देने लायक बनाना है। तो के का मान यदि हम यदि 1 रखते हैं तो ये भाग चला जाएगा 9 से इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 423। ऑप्शन में 423 हमारा दिया नहीं है। अब के का मान 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 3 15 होगा, ये नहीं पॉसिबल है। के का मान 3 रखेंगे तो 6 3 18 3 21, 9 से ये भी नहीं जाएगा। के का मान यदि 4 रखेंगे 6 जगह 24 3 27, इससे जाएगा। यानी के का मान 420 गुने 4 प्लस 3 रखें तो ये कितना होगा 0 8 16 प्लस 3 1683। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 75 का ए। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का योग दिया है 25 और उनका अनुपात दिया है 2:3। तो संख्याएं क्या हैं, तो ये सीधा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। 5 किसके बराबर दिया है 25 के, तो 1 बराबर किसके होगा 5 के। तो पहली संख्या 5 दूनी 10 हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी 5 3 15। तो हमें निकालना क्या था, संख्याएं 10 और 15, ऑप्शन 76 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, केपलर के ग्रह गति नियम के नियमानुसार सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे ग्रह के आवर्तकाल टी तथा उसकी कक्षा त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो ये होता है t² है जो सीधा समानुपाती होता है r³ के, यानी ऑप्शन होगा बी। केपलर का ये तीसरा नियम बताता है कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी कक्षा की औसत त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है, वह चित्र चुनिए जो अन्य से अलग हो। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। आप देखिए इन सब में ये कोर पर, इसके छोर पर काला धब्बा है, यहाँ पे भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। इसमें छोर पे नहीं, ये केंद्र की तरफ आ गया है एक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हमें भिन्न चुनना था। नेक्स्ट है, पुस्तक अनफिनिश्ड अ मेमोयर की लेखिका कौन है। तो इसका आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा जोनस। अनफिनिश्ड भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा है जो 2021 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है, 960 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वह समान दिशा में 76 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो सबसे पहले ट्रेन की जो चाल है उसको निकालिए आप मीटर पर सेकंड में। तो 360 गुने 5/18 करेंगे तो 18 दूनी 36, यानी कि 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, दोनों समान दिशा में चल रहे हैं, यानी ट्रेन भी इस दिशा में जा रही है किससे, 100 मीटर पर सेकंड से, और आदमी जो है, आदमी भी इधर ही जा रहा है, यहाँ पे मान लीजिए आदमी है, ये जा रहा है 76 मीटर पर सेकंड से। तो समान दिशा में सापेक्ष चाल क्या होगा, समान दिशा में सापेक्ष चाल ये बराबर होगा 100 माइनस 76 बराबर 24 मीटर पर सेकंड। तो हमें निकालना क्या है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, तय की गई दूरी। तो दूरी कितना होगा, दूरी ट्रेन अपनी ही लंबाई पार करेगी उस व्यक्ति को पार करने में। तो 960 और बटा में समय, तो 24 चौके 96, यानी कि 40 सेकेंड हमारा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है। तो ये है अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदलकर अब नूर सुल्तान किया गया था, लेकिन सितंबर 2022 में इसे पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया गया है। नेक्स्ट है, यदि भागा का अर्थ गुणा, गुणे का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ भागा है तो हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए 18 गुणे का अर्थ बोला है प्लस 4, प्लस का अर्थ है -7, माइनस का अर्थ है भागा 3 और 3 भागा का अर्थ है गुणे 6। तो ये हो जाएगा 18 4 22 -7/3 गुने 6, 3 दूनी 6, तो 22 -14, तो ये हो गया 8, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से भिन्न विकल्प को चुनिए। तो देखिए इसके अंकों का योग कीजिए, 7 + 0 + 5 ये कितना होगा, 12 होगा। इसके अंकों का 5 + 5 + 2 ये भी कितना होगा, 12 होगा।
इसका अंकों का योग 7 + 3 + 2 ये भी 12 होगा। ये 4 + 4 + 3 ये होगा 11, तो ये हमारा नहीं होगा। भिन्न को चुनना था तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है उस शब्द को चुनिए जो दूसरों से अलग है। तो सौंफ और अजवाइन ये जो हैं, सौंफ और अजवाइन को आप देखेंगे तो ये फल की श्रेणी में आते हैं क्योंकि इनमें बीज होता है, जबकि दालचीनी क्या है, ये पेड़ की छाल होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। दिए गए चित्र में वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना वर्ग है इसमें, 1 और ये बड़ा वाला 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये वाला ले लेंगे तो 9 और ये टोटल ले लेंगे तो 10। तो टोटल हमारे पास कितना वर्ग है, टोटल 10 है। नेक्स्ट है रोहित के पिछले 15 मैचों में औसत स्कोर 54 है। आखिरी मैच के बाद उसका 53 हो जाता है। तो आखिरी मैच में रोहित का स्कोर क्या था। देखिए 15 मैच का कुल योग क्या है, तो ये है 15 × 54 बराबर होगा 810। 16 मैच का उसके बाद उसने एक और आखिरी मैच खेला 16वां मैच, उसमें उसका कुल योग कितना हो जाएगा, 16 × औसत कितना हो गया 53, तो 16 × 53 तो ये हो गया 848। तो आखिरी मैच का स्कोर क्या होगा, 848 में से घटा देंगे 810 को तो ये हो जाएगा 38 रन। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो ये शुरुआत किया गया था 15 अगस्त 1995 को। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना था। नेक्स्ट है निम्न में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर होगा अरेबिका। भारत मुख्य रूप से 2 प्रकार की कॉफ़ी का उत्पादन करता है, एक है अरेबिका और एक है रोबस्टा। इनमें अरेबिका की गुणवत्ता और मांग अधिक होने के कारण इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ऑप्शन होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में उत्तराखंड में हेली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी। वर्तमान में इसे जिम कॉर्बेट नाम रख दिया गया है। जब एक राशि 24 लड़कों में बराबर बांटी जाती है तो प्रत्येक उस राशि से 120 रुपये अधिक मिलते हैं, जो कि उस समान राशि को 12 लड़कों से बराबर बांटने में प्राप्त होती है। तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कुल राशि क्या है, x है। तो जब हम 12 लड़कों में बराबर बांटेंगे तो कितना मिलेगा, हर एक लड़के को 1/12 रुपये मिलेगा। उसी तरीके से x राशि को 24 लड़कों में बांटेंगे तो हर एक लड़कों को मिलेगा x/24। अब कह रहा है कि बराबर लड़कों में हमने जितना धन बांटा था और 124 लड़कों में जितना धन बांटा था वो इससे कम है 120 रुपये, या यूँ कहें कि 24 लड़कों में जितना बांटा गया है और जितना 12 लड़कों में बांटा गया है, तो 12 लड़कों वालों को जाहिर सी बात है कि ज़्यादा पैसा मिलेगा 24 वालों से। तो ये अंतर दिया है हमें कितना, 120। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 24, तो ये हो गया 2x - x बराबर 120। तो ये हो गया x बराबर 24 × 120 जो कि बराबर होगा 2880 के। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये, लेकिन चूँकि ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है तो आप इसे ही सही रखेंगे। नेक्स्ट है इसके अंत में कितने शून्य आएंगे। तो देखिए शून्य की संख्या जो है वो 2 और 5 के जोड़े पर निर्भर करती है कि 2 और 5 कितनी बार आया है। इससे हम बता पाएंगे कि उसमें कितना जीरो होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 की संख्या गिनते हैं कि 5 कितनी है। 5 की संख्या देखिए गिनते हैं, तो 5 की संख्या कितनी है, 15 में 1 है, फिर 45 में कितना है, 1 है, 20 में 20 को 4 × 5 लिख सकते हैं, इसमें भी 1 है, 50 को लिख सकते हैं 25 × 2, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर × 2 यानी इसमें 2 है, और 60 को लिख सकते हैं 12 × 5 तो इसमें भी 1 है, और 75 को लिख सकते हैं 25 × 3 = 75, 5 का स्क्वायर × 3 तो इसमें 3 है। तो 3 1 4 4 2 6, सॉरी 3 नहीं ये 2 है, 2 है ये 2 होगा, 2 1 3 3 2 5 5 3 8, यानी टोटल 5 कितना बार आया है, 8 बार। अब 2 की संख्या निकालते हैं कि 2 कितनी बार आया है। तो 2 के लिए भी हम सेम तरीका अपनाएंगे, इसको मिटा लेते हैं। 15 में तो 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें 2 है, तो इसमें 2 का स्क्वायर × 5 लिख सकते हैं, तो इसमें कितना 2 है, 2। इसको लिख सकते हैं 2 × 5 × 5, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर × 2 यानी 50 हो जाएगा। तो इसमें कितना है, 2 1 है, ये हो जाएगा 2 × 3
गुने 2 गुने 5, यानी इसमें भी कितना 2 है, 2, और 75 में तो कोई 2 नहीं, तो टोटल इसमें कितना है, 2 2 4 1 5 बार 2 आया है और 8 बार 5 आया है। तो चूंकि 2 केवल 5 बार उपलब्ध है, इसलिए अंत में कितना शून्य हो जाएगा, 5, क्योंकि बाकी का जो इसमें से 3 5 बचेगा वो किसी 2 के साथ मिलेगा नहीं, और मिलेगा नहीं तो 0 बनेगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो ऑप्शन हो जाएगा 91 का सी। नेक्स्ट है, छात्रों को एक पंक्ति में यदि जॉन जो बाएं से 16वें स्थान पर है और जॉनसन जो दाहिने से 8वें स्थान पर है अपना अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं, तो जॉन बाएं से 33वें स्थान पर हो जाता है, तो पंक्ति में कितने छात्र हैं। देखिए यहाँ पे बाएं बाएं मतलब इधर से जॉन 16वें स्थान पे है, उसके बाद जॉनसन जो दाहिने से 8वें स्थान पर है, मान लेते हैं यहाँ पे है दाहिने से जॉनसन, ये जॉनसन है, ये कितना है 8वें स्थान पर है, 8। अब कह रहा है कि उन्होंने आपस में क्या किया, स्थान बदल लिया, यानी जॉन अब आ गया इधर है और जॉनसन इधर आ गया है, ठीक है। तब जॉन बाएं से 33वें स्थान पर आ जाता है, यानी जॉन जो है अब बाएं से, यहाँ पे कितना था 16वें पे, अब कितना पे आ गया है 33वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कितने छात्र, देखिए जॉन जो है इधर से कितना होगा 8 पे होगा, क्योंकि जॉनसन को इसने हटा के वहाँ पे बैठा है, और इधर से कितना है 33 है, तो जॉन टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया था कि कुल छात्र बराबर होता है दाएं से प्लस बाएं से -1, तो 33 + 8 -1, यानी कि 33 8 41 में से गया 40, यानी कुल छात्र कितने हैं 40 है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 40, 92 का सी। नेक्स्ट है, 1 बराबर 2 है, 2 बराबर 3 है, 3 बराबर 5 है और 4 बराबर 7 है, तो 5 बराबर क्या होगा। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ था, मैंने इसको सुधार दिया है, 1 बराबर 1 दिया है, 2 बराबर 3, 3 बराबर 5, 4 बराबर 7, तो 5 बराबर क्या होगा। तो देखिए 1 में 2 से गुणा करके 1 घटा दिया तो हमें क्या मिला है 1, फिर 2 में 2 से गुणा करके 1 घटा दिया तो हमें मिला 3, फिर 3 में 2 से गुणा करके 1 घटा दिया तो हमें मिला 5, फिर 4 में 2 से गुणा करके 1 घटा दिया तो हमें मिला 7, उसी तरह 5 में 2 से गुणा करके 1 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 9, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी। नेक्स्ट है, पद्म भूषण विजेता प्रभा अत्रे निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है, तो इसका आंसर होगा स्वर संगीत। डॉक्टर प्रभा अत्रे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने की एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका हैं। नेक्स्ट है, अगर एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40% और 30% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त आयत का क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा। तो देखिए इसका तो आप सीधा एक फॉर्मूला लगा सकते हैं कि प्रतिशत वृद्धि का सूत्र जो होता है वो होता है a + b + AB/100। यहाँ पे a दिया है 40, b दिया है 30, 40 × 30 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये 70 + 12, तो ये हो जाएगा 82%। आप सीधा आंसर टिक कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि 40% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये होगा 40/100, यानी 20 दूनी 40, 20 5 100, 2/5 हो जाएगा, ये 3/10 हो जाएगा। इसका मतलब है अगर लंबाई पहले हम 5 था तो बाद में हमने क्या किया है बढ़ा दिया है, तो L डैश लंबाई कितना हो गया 7 हो गया, 2 बढ़ा है। उसी तरह चौड़ाई था B 10, अब B डैश कर दिया गया है 13। तो देखिए इस केस में हमारे पास, इस वाले केस में L × B लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, ये हो गया 50 और ये हो गया L डैश B डैश बराबर 13 × 7 = 91। तो 91 - 50 बटे में 50 गुने 100, तो ये हो गया 2, 50 दूनी 100, 41 × 2 यानी कि 82, यानी कि 82% की वृद्धि होगी। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो इसका आंसर होगा औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर स्थित मोती मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब ने कराया था, जबकि आगरा के किले की जो मोती मस्जिद है वो शाहजहाँ ने बनवाई थी, ये याद रखना है। आगरा वाला शाहजहाँ और दिल्ली के लाल किला में जो है वो है औरंगजेब। यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के समय टी में कुल आवेश Q प्रवाहित होता है तो अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, तो I बराबर आपको पता होना चाहिए Q/T होता है, यानी आवेश बटा समय। विद्युत धारा की परिभाषा के अनुसार प्रति इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं।
तो Q/T ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी गई आकृति का उपयुक्त जल प्रतिबिंब चुनिए। तो देखिए इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब में हमेशा क्या होता है, उल्टा। तो ये एरो जो ऊपर है, इसका एरो ये नीचे आना चाहिए, तो ये तो ऊपर दिया है तो ये गलत हो गया। बाकी इसमें और इसमें देखना है, ये दायां है तो दायां ही रहेगा, तो ये भी गलत हो गया, बायां बदल दिया है। अब इसमें से और इसको देखना है, ये जो एस आकृति बना है यही मेन है। तो हमारा एस आकृति कैसे आएगा, ये ऊपर ढलान है, इसमें नीचे ढलान है, तो इसमें ऊपर होगा और ये नीचे हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये होगा 21 फरवरी को मनाया जाता है। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को ने 1999 में इसकी घोषणा की थी, जो हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अमित सहाय को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए माइकल एंड शीला हेल्ड प्राप्त हुआ है। तो ये होगा कंप्यूटर विज्ञान में। भारतीय अमेरिकी प्रोफेसर अमित सहाय को उनके क्रिप्टोग्राफी और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल को समय समय पर प्रकाशित करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस। भारत में स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है। इसको इंग्लिश में CBHI लिख सकते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस। उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को पूर्ण करेगी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका फिगर ठीक से नहीं दिख रहा है लेकिन ऑप्शन बी होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस योजना का उदय के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र सृजित करता है। तो इसका आंसर होगा प्रासाद, ऑप्शन ए। प्रसाद का फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेटिव ड्राइव। इस योजना का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन स्थलों का कायाकल्प और आध्यात्मिक केंद्रों का विकास करना है। नेक्स्ट है, यदि a बराबर 1294 है तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है हमें, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो 9a² को लिख सकते हैं 3a², इसको लिख सकते हैं 2 × 3a × 1 + 1 का स्क्वायर, यानी a² + b² के फॉर्मूले पे है। तो ये हो गया 3a + 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर रूट में है ये पूरा, तो अगर स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे तो ये बाहर आएगा कितने में, 3a + 1। बाहर पहले से 5a है तो 5a इसमें जोड़ देते हैं, तो ये हो गया हमारा कितना, 8a + 1। अब क्या करेंगे, a का मान हमें रख देना है इसमें, तो इसमें 8 से हम गुणा कर देते हैं। 8 चौको 32 के 2 हासिल 3, 8 9 72, 3 75 के 5 हासिल 7, 8 दूनी 16, 7 23 के 3 हासिल 2, 8 का 8 2 10, और इसमें एक जोड़ देंगे +1। तो ये एक्चुअली में यहाँ पे एक पॉइंट है, ये जो छूट गया है यहाँ पे पॉइंट है, तो ये यहाँ पे भी क्या होगा, पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.0352, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, असंगत को ज्ञात करें। 125 में 2 जुटा है, 127 में 3, इसमें जुटा है 5, इसमें जुटा है 7, इसमें जुटा है 11। तो ये देखिए 2 3 5 7 ये क्या है, सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसमें जुटना चाहिए 13, क्योंकि 13 अगला अभाज्य संख्या है। तो 153 में 13 जुड़ेंगे तो ये होगा 166, दिया है हमें क्या 165, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ये असंगत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये गलत है, भारत में मुख्य रूप से मध्यम और लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन अधिक होता है। अन्य कथन बाकी जो दिया गया है वो सही है। गुजरात प्रमुख उत्पादक है और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श रहती है इसके लिए, और ये एक उष्णकटिबंधीय फसल है। नेक्स्ट है, सहायक एनजी संबंधित है किससे। तो ये रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। सहायक एनजी भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है। इसे DRDO द्वारा नौसेना की रसद क्षमता बढ़ाने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र पर विचार करके सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए ये जो हमारा ग्राफ दिया है ये रासायनिक अभिक्रिया के ऊर्जा आरेख से संबंधित है। यदि उत्पाद की ऊर्जा अभिकारक से कम होती है तो उत्पाद अधिक स्थायी माना जाता है। तो देखिए उत्पाद ये यहाँ पे है, इसकी जो ऊर्जा है इस अभिकारक से क्या है, ज़्यादा है, यानी कि ये क्या है, स्टेबल है। इसका मतलब है कि अब अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा E1 + E2 है और उत्पाद अभिकारक से ज़्यादा अस्थायी है। क्यों? क्योंकि उत्पाद की ऊर्जा अभिकारक से
ज़्यादा है। ये ज़्यादातर जो देखने को मिलता है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन में देखने को मिलता है, जिसे अग्र अभिक्रिया भी बोलते हैं। यदि 15 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर बटे में 15 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस x बराबर 18 है तो x का मान हमें बताना है। तो देखिए ये जो दिया है एक्चुअल में 15 क्यूब प्लस 3 क्यूब बटे में है 15 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस x बराबर 18। तो अगर आपको पता हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये इंटू ए प्लस बी होता है। तो उसी तरह हम इसको लिखेंगे 15 प्लस 3 ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 18। तो देखिए ये 18 से ये 18 कैंसिल हो जाएगा, तो 15 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 15 गुणित 3 बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से इधर, तो 15 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस एक्स होगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये माइनस से माइनस, तो एक्स बराबर हमें मिलेगा 45। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोहा किसकी राजधानी है, तो दोहा कतर की राजधानी है, इसका सबसे बड़ा ये शहर भी है। कितने समय में कोई राशि 6% साधारण ब्याज पर दोगुनी होगी। तो राशि दोगुनी होने का अर्थ क्या होता है कि ब्याज मूलधन के बराबर हो गया है। तो ब्याज मूलधन के बराबर होने का मतलब है कि जो हमारा SI बराबर फॉर्मूला है PRT/100, SI कितना हो जाएगा हमारा, P हो जाएगा, मूलधन के बराबर हो जाएगा P गुने R दिया है 6, T निकालना है बटे में 100, तो P से P कैंसिल, तो T हो गया 100/6, तो ये हो जाएगा 16.66, लगभग A के बराबर होगा ये। एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियां नीचे दी गई हैं, 2 बिंदुओं के विपरीत कितने बिंदु होंगे। तो देखिए अगर आप 2 और 3 फिगर को देखें तो 5 के पड़ोसी कौन कौन से हैं, 4 हैं, 3 हैं, 6 हैं, 1 है। इसमें क्या है, 2 नहीं है, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2, और हमें पूछा है 2 बिंदुओं के विपरीत, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 5। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में किस टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता, जिसके 2010 के बाद से बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80 हो गई। इसका आंसर होगा ए, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दोगुनी करने के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है यदि प्लस गुणा माइनस भागा गुणा प्लस भागा माइनस, तब निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सीधा मैं ऑप्शन डी पे चलता हूँ। देखिए 15 प्लस को क्या बोला है, गुणा, तो 5, माइनस को बोला है भागा 3, गुणे को बोला है +2, भागा को बोला माइनस, तो यहाँ पे 3, तो ये हो गया 15 × 5 = 75, 3 × 5 = 15 कटा सकते हैं, तो ये हो गया 25 + 2 - 3, तो 25 - 1 यानी कि ये हो जाएगा 24। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। उसी तरह आप बाकी में चेक कर सकते हैं, एग्जाम में हमें चेक ही करना होगा और कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मालदीव। बिम्स्टेक के 7 सदस्य हैं, कौन कौन से, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। मालदीव इसका सदस्य नहीं है। नीचे दिए गए चित्र में पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, कौन सी संख्या 3 के विपरीत होगी। तो देखिए आप सबसे पहले 3 और 1, यहाँ पे 3 है हमारा, बाकी कहीं 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 6 से शुरू करते हैं। 6 के देखिए पड़ोसी कौन है, 5, 2, 1, 4, तो इसमें कौन सा संख्या नहीं है, इसमें संख्या 3 नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 के विपरीत ही पूछा है, तो 3 के विपरीत क्या होगा, 6, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। 4 साल पहले ABC की औसत आयु 40 वर्ष थी, वर्तमान में D उनके साथ जुड़ने से उन 4 की औसत आयु 45 वर्ष हो जाती है, तो D की उम्र क्या है। देखिए ABC की वर्तमान आयु ABC है मान लेते हैं, तो 4 साल पहले A की वर्तमान आयु क्या, A की आयु क्या होगी, A-4, B की आयु क्या होगी 4 साल पहले, B-4, और C की क्या होगी, C-4। इनका औसत दिया है 40, तो यानी इनका योगफल क्या होगा, 3 × 40। तो यहाँ से लिख सकते हैं A + B + C बराबर 4 × 3 = 120 और +4 × 4 = 8 × 4 = 12, तो ये हो जाएगा 132। अब देखिए वर्तमान में D उनके साथ जुड़ने से उन 4 की औसत आयु 45 हो गई, यानी कि A + B + C + D बराबर हमें कितना हो गया, 45 × 4, यानी कि 5 के 20 के 0, 4 के 16, 2 18। हमें निकालना क्या है, D का निकालना है, तो ये A + B + C का मान 132, इसमें से घटा देंगे,
तो 180 में से 132 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 48, तो ऑप्शन हो जाएगा 117 का ए। तेल का एक टीन 3/4 भाग भरा है। जब 7 बोतल तेल निकाला गया तो उसमें 3 बोतल तेल डाला गया तो वह आधा भर जाता है। टीन में कितनी बोतल तेल होगा, कितना बोतल होगा। मान लेते हैं 1 बोतल टीन में तेल होगा। तो देखिए शुरू में वो कितना है 3x/4 भरा हुआ है, प्रश्न में बोला है। फिर इसमें 7 बोतल तेल निकाल दिया गया किसी ने, फिर 3 बोतल किसी ने तेल डाल दिया, और तेल जैसे ही 3 बोतल डाला तो वो कितना हो गया, आधा भर गया, यानी x/2 हो गया। तो यहाँ से 3x/4 माइनस x/2 इज इक्वल टू होगा 7 माइनस 3 हो जाएगा, 7 प्लस हो जाएगा, 3 नेगेटिव हो जाएगा। 4 3x माइनस 2x बराबर 4, तो x बराबर हमें मिलेगा यहाँ से 16, या 16 मतलब टीन में 16 बोतल तेल भरा जा सकता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 1932 में अखिल भारतीय सिंध की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अखिल भारतीय, एक चीज़ छूट गया यहाँ पे, हरिजन सिंध नहीं, ये संघ है, हरिजन संघ। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में यरवदा जेल से अस्पृश्यता निवारण के उद्देश्य से ये स्थापना किया था 1932 में। नेक्स्ट है, कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को व्यवस्थित करें। दूध, शर्करा, हाइड्रोजन में कणों के बीच आकर्षण के, तो आकर्षण बल ठोस में सबसे अधिक होता है, द्रव में मध्यम और गैस में सबसे कम होता है। तो जो गैस है वो गैस क्या है, हाइड्रोजन है, तो H2 सबसे कम होगा। उसके बाद दूध क्या है, लिक्विड है, तो यहाँ पे दूध हो जाएगा मिल्क। उसके बाद होगा शर्करा, सॉलिड है, तो ये हो जाएगा शुगर। तो हाइड्रोजन दूध शर्करा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है, भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकियों का विकसित करना और एकीकृत करना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम। एक विद्यालय के 820 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात दिया है 3:2। अनुपात 1:1 बनाने के लिए कितनी और लड़कियों को शामिल करना होगा, यानी लड़के नहीं शामिल कर रहा है, लड़कियां ही शामिल कर रहा है। और अनुपात कितना बनाना है हमें, 1:1 बनाना है। यहाँ पे लड़के 3 हैं, यहाँ पे 1 दिख रहा है, और कह रहा है कि हम लड़के मिला भी नहीं रहे हैं, यानी कि चेंज तो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे ताकि ये 3 हो जाए। तो ये मिलके कितना हो जाएगा, 3:3 हो जाएगा। ठीक है, 3:3 को 1:1 हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें चेंज कितने का हुआ है, 1 यूनिट का चेंज हुआ है। टोटल कितने थे पहले, 5 यूनिट। 5 किसके बराबर दिया है, 820 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 5 कम 5, 3 पंचों के 5 छके 30 और पंचों के 20, 164, और एक ही यूनिट निकालना था तो 164 के बराबर, यानी 164 लड़कियाँ डालेंगे हम, तो अनुपात 1:1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही विकल्प चुनिए। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हमें बताना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, परिनालिका की अक्ष के अनुदिश चलने पर अपरिवर्तित रहता है। तो एक लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं समानांतर और सीधी होती हैं, जिसका अर्थ है कि परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान यानी कि यूनिफॉर्म होता है। तो इसके केंद्र से एक सिरे से दूसरे पर जाने पर बढ़ता है, ये गलत है। परिनालिका की अक्ष के अनुदिश चलने पर पहले बढ़ता है और फिर घटता है, ये भी गलत है। इसका केंद्र से एक सिरे की ओर जाने पर घटता है, ये भी गलत है। आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रहता है। जैसे अगर आप सोलेनोइड बनाएंगे ऐसे, तो इसके भीतर का जो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी, ये सेम होगा हर जगह। बाहर चेंज हो सकता है, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, लेकिन इसके भीतर यहाँ पे आप ले या यहाँ पे ले या फिर यहाँ पे ले, सब जगह सेम होगा। नेक्स्ट है, नगुल्ट्रम मुद्रा है, किस देश की मुद्रा है ये, तो ये भूटान की मुद्रा है। नगुल्ट्रम भूटान की आधिकारिक मुद्रा है, ये भारतीय रुपये के साथ बराबर मूल्य पर है। नेक्स्ट है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना प्रतिशत नौ परिवहन के द्वारा होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 95%। भारत के विदेशी व्यापार का लगभग 95% मात्रा वॉल्यूम के हिसाब से और लगभग 68% मूल्य के हिसाब से समुद्री मार्ग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चेनाब। जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बना चेनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर
है जो पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रबर बांध कौन सी नदी पर बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फल्गु नदी। बिहार के गया जिले में फल्गु नदी पर गयाजी बांध का निर्माण किया गया है। यह देश का सबसे बड़ा रबर बांध है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सितंबर 2022 में किया था। नेक्स्ट है, नीचे कुछ जीवाणु एंजाइम जैव सक्रिय अणु के साथ उपयोग दिए गए हैं, इसका सही मिलान कीजिए तथा दिए गए कोटों से सही विकल्प को चुनिए। स्ट्रेप्टोकाइनेज, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज का काम है थक्का स्फोटन, क्लॉट बस्टर इसको बोलते हैं। साइक्लोस्पोरिन जो है ये प्रतिरक्षा निरोधक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये होगा अम्लीय उत्पादक, 1 हो जाएगा। मोनाइराकस परप्यूरियस, ये होगा रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 3। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 3, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जिनका हाल ही में निधन हुआ ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 70 वर्ष। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ब्रिटिश सिंहासन पर 70 वर्ष और 240 दिनों तक लगभग शासन किया है। 1952 से लेकर के 2022 तक वे ब्रिटेन के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली शासक थी। नेक्स्ट है, उस विकल्प को चुनिए जो दी गई प्रश्न आकृति के जल प्रतिबिंब से मिलता जुलता है। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया है फिगर प्रश्न आकृति और उसका उत्तराकृति भी दिया हुआ है, हमें बताना है क्या होगा। तो ये देखिए, ये यहाँ पे कोना पे है, यहाँ पे भी इसमें है, सब में इसमें नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद देखिए 6 यहाँ पे है, तो 6 यहाँ पे आ गया है। ये 6 जस का तस उल्टा नहीं है, ये सीधा लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद ये P ऊपर चला गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट है, पेटुआ घाट मत्स्य गोदीबाड़ा के रूप में विकसित किया गया है। यह स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पेटुआ घाट मछली पकड़ने का बंदरगाह पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में रसूलपुर नदी के मुहाने पर स्थित है। यह एशिया के सबसे बड़े मत्स्य बंदरगाहों में से एक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो पहला और दूसरा दोनों ही सही है। एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और बदरुद्दीन तैयब जी 1887 के मद्रास, ये 1917 के और ये 1887 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, बॉक्सर विद्रोह किससे संबंधित था? तो इसका आंसर होगा बॉक्सर विद्रोह चीन से संबंधित है। बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था? 1899 से लेकर के 1901 के बीच में चीन में विदेशी उपनिवेशवाद और ईसाई मिशनरियों के खिलाफ एक हिंसक आंदोलन था। इसे यह तुआन आंदोलन भी कहा जाता है, इसे यह तुआन आंदोलन। नेक्स्ट है, जिस प्रकार चित्र ए बी से संबंधित है उसी प्रकार सी डी में भी डी के लिए दिए गए सही विकल्प चुनकर वही संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए, हर बार फिगर में इसमें कितना साइड है? 3, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो अगला फिगर 6 का होगा और 6 का होगा। साथ में ही ये बीच में जो लाइन है डार्क, वो डार्क होना चाहिए, इसमें नहीं है तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए, ये अलग चित्र दिया है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि ये जो डार्क सर्कल है इस बाहर वाले को टच नहीं कर रहा है, इसमें टच कर रहा है, यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, यदि a लेस देन बी, डी ग्रेटर देन सी, ए लेस देन डी है तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सही है? b लेस देन सी है। देखिए यहाँ पे पहले इसमें सी डी है, इसमें सी किसी से रिलेटेड नहीं है और इसमें बी सी से रिलेटेड नहीं है, यानी बी और सी के बीच में हमें कोई संबंध ही नहीं दिया गया है, तो हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ये सही है कि गलत है। उसके बाद देखिए, सी और ए के बीच में सी छोटा है डी से और डी बड़ा है ए से, तो सी बड़ा है ए से या छोटा है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से हम लोग नहीं कह सकते कि सी बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो हमारा आंसर होगा ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विषम को छाटिए। तो देखिए, P का होता है 16, J 10, D 4, X 24, V 22, A 1, M 13, G 7, E 5, V 22, N 14, G 7।
तो ये है -4, -6, -2 और ये 4, इसमें तो प्लस हुआ है 4 1 5, इसमें -6 -2 -8 -3, तो इससे तो हमें कोई संबंध नहीं मिल रहा है। दूसरा ये है जो दिख रहा है मुझे, वो ये कि देखिए 22 1 23 में जोड़ के इसमें +1 करेंगे तो 24 मिल गया, 7 5 12 में +1 करेंगे तो 13 मिल जाएगा, 14 7 21 में +1 करेंगे तो 22 मिल जाएगा, लेकिन 10 + 14 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 15 आना चाहिए ना कि 16, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट है, जिस प्रकार अंश का संबंध पूर्ण से है उसी प्रकार चाप किससे संबंधित, तो चाप वृत्त में होता है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आचार्य नरेंद्र देव। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था 1934 में, जिसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण सचिव थे, ये ध्यान रखना है, इस ऐसा नहीं किसी को टिक कर देना है। नेक्स्ट है, उस आकृति को ढूंढो जो कि इस श्रृंखला को उचित रूप से पूर्ण करती है। देखिए यहाँ पे जो दो वर्ग है, आयत है पतले वाले, एक बार नीचे हैं, यहाँ पे ऊपर है, इसमें नीचे है, इसमें भी, इसमें ऊपर चला गया है, तो इसमें ऊपर है, इसमें ऊपर है, लेकिन इन दोनों में नीचे है, तो ये तो नहीं होगा। अब इनको देखते हैं, ये वाला हमारा ट्रायंगल जो है ये घूम के इधर आ गया है, फिर सेम का सेम रहा है, और इस बार घूम गया है, और इस बार भी घूम के सेम ही रहेगा, तो हमारा ऑप्शन ये, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सैंधव लिपि की लेखन दिशा कौन सी है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, दाहिने से बाएं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखा जाती है, इसे बाउस्ट्रोफेडन भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार अगली पंक्ति बाएं से दाहिनी भी लिखी जाती थी, तो दाएं से बाएं और फिर कभी कभी बाएं से दाएं भी, तो ऑप्शन होगा डी। दिए गए हैं, ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है, बी इसकी बहन है कि भाई नहीं पता है, सी ए का पिता है, सी जो है ए का पिता है, डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, बी ई की माता है। तो देखिए डी ई का भाई है, डी इनमें से किसी से रिलेटेड नहीं है, तब डी का नाना कौन है इसमें से, तो एक केस तो ये हो सकता है कि जो बी है उसका विवाह हुआ होगा सी से, सॉरी बी तो यहाँ पे दिया है हमें, सॉरी यहाँ पे बी है, बी ई की माँ है, तो बी महिला है और ये माँ है किसकी, ई की, और ई जो है, डी जो है ई का भाई है, तो डी जो है ई का भाई हो गया। अब पूछ रहा है डी का नाना कौन है, तो ये डी है, ये इसकी माँ है, और इस माँ के इसके ये पिता है सी, यानी सी डी के नाना होंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, तो देखिए इसमें जो पैटर्न है वो गुणा और घटते क्रम में है, तो 9 × 7 लिखेंगे और -1 करेंगे तो हमें मिलेगा 62, फिर 62 × 6 करेंगे, -1 करेंगे तो हमें मिलेगा 371। अभी पता चल जाएगा ये सही है या गलत है। अब 371 में हम 5 से गुणा करते हैं, -1 करेंगे तो ये होगा 1854, ये यहाँ पे आ रहा है। फिर 1854 में 4 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 7 6 5 4, -1 करेंगे तो ये आएगा हमें 7415, और 7415 में 3 से गुणा करेंगे और -1 करेंगे तो ये आएगा 2244, यानी कि ये वाला हमारा जो पैटर्न है 371, इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था, तो ये 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है, निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा की कुल संख्या नहीं हो सकती। देखिए बॉयज़ बराबर दिया है 2 टाइम्स ऑफ गर्ल्स, मतलब लड़कियों की संख्या की दुगनी है, यानी बॉय बट्टे गर्ल बराबर क्या होगा 2/1, यानी बॉय और गर्ल का अनुपात क्या है 2:1 है, यानी कुल जो संख्या होगी वो 3 का गुणज होगी। तो 4 2 6 5 4 9 8 4 12, ये तीनों क्या है 3 से विभाज्य हो रहे हैं, यानी ये भी हो सकती है, ये भी संख्या हो सकती है और ये भी हो सकती है, लेकिन 4 4 8 इसमें 3 से पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो ये नहीं होगा। पूरा भाग क्यों जाना चाहिए, मान लीजिए 3 में 44 में 3 से भाग देंगे आप, तो ये मिलेगा 14 3 42 14.6। तो अब कोई कहेगा कि कितने लड़कियां हैं, तो अब क्या बोलेंगे कि 14.6 लड़कियां हैं,
ये 0.6 तो नहीं हो सकता ना, या तो 14 लड़की होगी या तो 15 लड़की होगी, इसके बीच में थोड़ी होगा, इसलिए हम इसका गुणज ढूंढ रहे थे। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पासा नीचे दी गई खुली आकृति के समान है। तो देखिए 2 किसके विपरीत है 5 के, 1 किसके विपरीत है 4 के, और 3 विपरीत है 6 के। ऑप्शन देखिए 3 और 6 यहाँ पे क्या है, पड़ोसी हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि विपरीत हैं, तो ये गलत हो गया, यानी कि ये आसपास नहीं हो सकते, एक दूसरे के विपरीत है तो आसपास कैसे होंगे। उसी तरीके से इसको देखिए 1 और 4 यहाँ पे क्या है, आसपास सटे हुए हैं, और यहाँ कह रहा है कि वो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये भी गलत हो गया। इसको देखिए 2 और 5 यहाँ पे सटे हुए हैं, और ये कह रहा है एक दूसरे के विपरीत है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए 1 2 3, 1 2 3 ये आपस में पड़ोसी हो सकते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है, संगम साहित्य में व्यापारिक समुदाय को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वेनिगर। यह आंसर एक्चुअल में वेनिगर होगा, ना कि मनिगर, वेनिगर। संगल काल में व्यापारी समूह को वेनिगर कहा जाता था, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पूर्वी पाकिस्तान की उस सशस्त्र सेना का क्या नाम था जिसने पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था। इसका आंसर होगा मुक्त वाहिनी। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पूर्वी पाकिस्तान के लड़ाकों और सेना के विद्रोहियों द्वारा गठित बल को मुक्त वाहिनी कहा गया था। नेक्स्ट है, नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, विशेश्वर प्रसाद कोइराला। बीपी कोइराला भी इनको शॉर्ट में बोलते हैं। 1959 में नेपाल के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट है, RT के दक्षिण पश्चिम में 50 मीटर पर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिशा बीच में एक बना लेते हैं समझने के लिए। ये हो गया हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। R जो है T के, मान लीजिए T यहाँ पे है, बीच में है एकदम केंद्र पे। दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण ये है, पश्चिम ये है, तो 50 मीटर की दूरी पे यहाँ पे क्या है, R है। ठीक है, ये 50 मीटर की दूरी पे है। यदि भी T के दक्षिण पूर्व में 50 मीटर पर है, ये जो हमारा T है इसके दक्षिण पूर्व में 50 मीटर पे, दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट, यानी यहाँ पे हमारा क्या है, भी है। ये कितने पे है, 50 मीटर की दूरी पे है। तो प्रश्न है कि भी R की किस दिशा में है। तो देखिए चूँकि ये 50 मीटर है, ये भी 50 मीटर है, ये दोनों क्या होंगे, एक ही क्षैतिज रेखा पर होंगे। इसका मतलब जो है भी R के पूरब दिशा में है। ये क्या है, पूरब दिशा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन है, अपच में उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा बी, अम्लत्वनाशक। इंग्लिश में इसे बोलते हैं एंटाएसिड। एंटाएसिड। अपच आमतौर पर पेट में अधिक एसिड बनने के कारण होता है, तो इसके उपचार के लिए एंटाएसिड जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, जो अतिरिक्त अम्ल को बेअसर कर देता है। आपको पता होगा एसिड प्लस मतलब अम्ल और क्षार का रिएक्शन होकर क्या बनता है, साल्ट यानी कि नमक बनता है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम क्षार खाते हैं, तो वही है एंटाएसिड। तो बस इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।